हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, कि विद्युत जो प्रतिरोध हमने पढ़ा है, उस विद्युत प्रतिरोध के आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो पूरा न्यूमेरिकल बेस होगा, आंकिक प्रश्न होंगे। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं आज, गणित भी लगानी है, दिमाग भी लगाना है आप लोगों को। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं विद्युत प्रतिरोधों पर आधारित आंकिक प्रश्न, क्योंकि हमने जो कल जो चर्चा की थी उसके अंदर हमने श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। इसके अलावा प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज इससे जस्ट आगे वाला टॉपिक अपन देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए, थोड़ा सा एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि हमने बेसिकली क्या क्या बातें पढ़ी थी, और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये कौन से फॉर्मूलेज पे बेस होंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज इसके अंदर काम आएंगे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो अगर मैं विद्युत प्रतिरोध की बात करूं तो विद्युत प्रतिरोध ये जो बेसिकली है, इसका जो सूत्र है R इज इक्वल टू, वो क्या होता है बच्चों, रो L डिवाइड बाय A। ठीक है, जहां रो क्या होता है, मटेरियल होता है कि उसका नेचर कैसा है, प्रकृति होती है। L क्या है, चालक तार की लंबाई है जिससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है। और A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो ये विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला रहेगा। दूसरा जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या सूत्र निकाला था कि R इक्वलेंट, जो तुल्य प्रतिरोध होता है, वो क्या लिखा जाता है बच्चों, पहले तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध, तीसरे तार का प्रतिरोध, और अगर n तार है तो nवे तार का प्रतिरोध Rn तक चला जाएगा ये डेरिवेशन। ठीक, फिर अपन ने पार्श्व क्रम की बात की थी या समांतर क्रम की, दोनों एक ही बात होती है। तो उसका क्या बच्चों फॉर्मूला निकाला था, 1/R इक्वलेंट, 1/R इक्वलेंट क्या लिखा गया था बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2, और इस तरीके से 1/Rn। लेकिन मैंने एक और बात याद दिलाई थी कि अगर दो तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दो तार समांतर क्रम में जुड़े तो उसके लिए डायरेक्ट ही सूत्र लगा दिया करो कि ऊपर कर दो दोनों तारों के प्रतिरोधों का गुणा R1 R2, और नीचे कर दो उन्हीं का संयोजन R1 प्लस R2। तो जब भी दो तार आते हैं, दो चालक तार की बात हो रही है, दो तारों की, दो प्रतिरोधों की, तो दो प्रतिरोधों के लिए आप जो फॉर्मूला लगा सकते हो वो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो आज काम में आने वाले हैं। तो इसलिए इन फॉर्मूलों की आपको समझ भी होनी चाहिए, और इनके बारे में पूरा डिटेल में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सारी बातें हमने चर्चा की है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे कि किस टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूं पहले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए बात को। चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक मान की दुगनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध
क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, बस समझने की देर होती है किसी भी टॉपिक को कि कॉन्सेप्ट उसका बेसिकली क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक चालक तार था, उस चालक तार का प्रारंभ के अंदर, पूर्व के अंदर जब उसकी लंबाई एल रही होगी, कुछ ना कुछ लंबाई तो रही होगी उसकी, तो जब उसकी लंबाई एल थी तो उस केस के अंदर उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना आ रहा था बच्चों, कैपिटल आर आ रहा था। फिर हमने क्या किया, किसी कारण से, किसी तरीके से हमने उसको खींच दिया। देख लो क्या लिख रहा है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई को प्रारंभिक मान का दुगना कर दिया जाए, प्रारंभिक लंबाई जो है प्रारंभिक मान की दुगनी कर दी जाए लंबाई को, तो बताइए नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी खींचने वाला क्वेश्चन आता है कि लंबाई खींच लिया, तार की लंबाई को बढ़ा दिया खींचने के कारण, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी खींचने वाला क्वेश्चन आता है प्रतिरोधों का, तो याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन करने के लिए तार के आयतन को नियत लिया जाएगा। तार का आयतन बेसिकली क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है ना, अगर मैं इस तार के आयतन की बात करूं तो बेसिकली क्या बोलोगे कि सर इसकी लंबाई एल है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो एरिया इंटू लंबाई बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी चालक तार को खींचता है तो उसका आयतन नियत रहता है। अब आयतन क्यों नियत रहता है उसको अगर समझना है तो ध्यान से देखिए कि 11th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि आयतन बेसिकली होता क्या है। तो आयतन बेसिकली क्या बताया जाता है, द्रव्यमान डिवाइड बाय घनत्व। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, द्रव्यमान डिवाइड बाय घनत्व। ठीक है बच्चों, अब लॉजिकली सोचो कि अगर मैं किसी तार को खींच दूं, अगर किसी तार को खींच दिया जाए, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, तो क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा क्या। मान लो सोने का तार है, लंबाई पहले उसकी 1 मीटर थी, उसकी 2 मीटर कर दी। पहले अगर वो 1 तोले का था तो क्या 2 तोले का हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप तार को खींचोगे तो आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, और घनत्व हर एक मटेरियल का अपना फिक्स होता है, तो घनत्व भी चेंज नहीं होगा। तो लॉजिकली सोचो, जब आपका द्रव्यमान नहीं बदल रहा, तार को खींचने से कोई 1 ग्राम का तार 2 ग्राम का नहीं हो जाएगा, और घनत्व भी बदल नहीं रहा है, तो द्रव्यमान नहीं बदल रहा, घनत्व नहीं बदल रहा, तो आयतन कैसे बदल जाएगा। इसीलिए जब भी कभी तार को खींचने वाले क्वेश्चन आते हैं कि तार की लंबाई को बढ़ा दिया गया, खींच दिया गया, तो याद रखिएगा कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ में उसका आयतन नियत रहेगा। क्योंकि लॉजिकली जितना तार को आप खींचोगे, लंबाई बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, आयतन जो होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो चाहो तो नोट पॉइंट कहीं पे भी कॉपी में डाल देना कि जब भी कभी क्वेश्चन खींचने वाला हो, तार को खींचने वाला प्रश्न आता है, तो उस समय आयतन को क्या रखा जाता है बच्चों, नियत रखा जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन की जो शुरुआत करूंगा, पहले यह समझ में आना चाहिए कि आयतन नियत क्यों है। तो क्वेश्चन की आंसर की जो शुरुआत की जाएगी वो कैसे की जाएगी, तार को खींच रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L व क्षेत्रफल A है। भाई कुछ ना कुछ तो पहले लंबाई L रही होगी, क्षेत्रफल A भी रहा होगा उसका। तो हम प्रतिरोध क्या लिखेंगे बच्चों, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला प्रतिरोध है, ध्यान से देखो, प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R है, तो प्रारंभ के अंदर उसकी लंबाई L रही होगी और उसका क्षेत्रफल कैपिटल A रहा होगा, और मटेरियल की क्वालिटी रो तो बदल नहीं रहा है, तार तो वही लिया है आपने, तो रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रो भी नहीं बदल रहा है, तो प्रतिरोध आपका क्या आ जाएगा, R बराबर रो L डिवाइड बाई A आ जाएगा। बोलो क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक मान की दुगनी कर दी जाती है, तो तार को अब खींच दिया, मैंने क्या कहा है, खींचने पे आयतन नियत रहता है, मतलब पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन। तो अब इसने क्या कहा, प्रश्नानुसार क्या लिखा जा सकता है कि जो नई लंबाई आएगी, यहां लिख रहा हूं नई लंबाई L डैश, जो नई लंबाई आएगी वो नई लंबाई क्या हो जाएगी, L डैश बराबर
डबल ऑफ एल। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रारंभ में प्रतिरोध आर था, कब रहा होगा प्रतिरोध? जब उसकी लंबाई एल और क्षेत्रफल ए रहा होगा, ये तो मानना पड़ेगा अपने को। तो लंबाई एल थी, क्षेत्रफल ए था, तो हम कहेंगे कि आर बराबर क्या लिखा जाएगा? रो एल डिवाइड बाय ए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई को दुगना कर दिया, तो लंबाई को दुगना कर दिया तो नई लंबाई क्या आई? तो एल डैश मान ली नई लंबाई, वो कितनी हो जाएगी? पहले की लंबाई की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, डबल हो गई। लेकिन एक खींचने वाला क्वेश्चन है, तो आयतन क्या रहेगा बच्चों? नियत रहेगा। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं इसको। तो हम यहां पे लिखेंगे कि प्रारंभिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंतिम आयतन। भाई खींचने वाला क्वेश्चन है, तार को खींच रहा है, तो आयतन क्या रहता है? नियत रहता है। और आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लंबाई। किसी तार का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो एरिया इंटू लंबाई कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, प्रारंभिक आयतन क्या लिखा जाएगा? प्रारंभ में क्षेत्रफल ए रहा होगा, तो लंबाई कितनी रही होगी? एल रही होगी। वो तो हमने लिखा भी है कि प्रारंभ के अंदर उस तार का एरिया कितना था? ए था, और लंबाई कितनी थी? एल थी। जब उसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो एरिया पतला होगा, तार पतला होगा तो एरिया भी तो बदला। तो अंतिम आयतन क्या हो जाएगा? एरिया हो गया आपका ए डैश और लंबाई होगी एल डैश। बदल गए ना ये दोनों भी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पिछली स्लाइड पे बात करूं तो एल डैश का मान प्रश्नानुसार कितना दे रखा है? 2l। एल डैश कितना दे रखा है? 2l। तो ये लिखा गया, वी नो दैट, हम इस प्रश्न से अच्छे से जान चुके हैं कि एल डैश जो है वो कुछ नहीं 2l के बराबर है। तो उठा के यहां फेंक दो 2l को। तो ये लिखा गया ए एल इज इक्वल टू ए डैश 2l। एल ने एल को मार दिया, तो ये आ गया बच्चों ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ध्यान से देखो, जब उस तार को आप खींचोगे तो लंबाई दुगनी होगी, तो एरिया आधा हो जाएगा, क्योंकि आयतन तो नियत है। भाई लंबाई बढ़ रही है तो आयतन को घटना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम वापस से क्या आएगा? नियत आएगा। तो एरिया कितना आ गया? ए डैश बराबर ए बाय 2। प्रारंभिक एरिया का आधा, ये क्या? प्रारंभ में एरिया। तो नया प्रतिरोध अगर मैं निकालूं, तो नया प्रतिरोध क्या लिखा जाएगा बच्चों? आर डैश बराबर, नया प्रतिरोध हम आर डैश से लिखेंगे। मेरे को बताओ, क्या मटेरियल चेंज हुआ है? कॉपर का तार था तो उसी को तो खींचा है, तो कॉपर तो नहीं बदला। कॉपर नहीं बदला मतलब रो तो एज इट इज। क्या लंबाई बदली? बिल्कुल साफ बदली। क्या होगी? एल डैश। क्या एरिया बदला? बिल्कुल बदला। क्या हो गया? ए डैश। अरे कोई समस्या है क्या? बहुत आसान सा प्रश्न है। जब भी तार को खींचते हैं आयतन नियत रखा जाता है। प्रारंभ में लंबाई एल मान लो, क्षेत्रफल ए मान लो। फिर वो प्रश्न कह रहा है कि 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो लंबाई जितनी बढ़ा रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी नई लंबाई बदल जाएगी, एल डैश की वैल्यू अलग आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे लिखा जाएगा आर डैश इज इक्वल टू, रो तो एज इट इज। जरा बताओ तो एल डैश की वैल्यू कितनी है? तो एल डैश कितना है? 2l। तो यहां क्या लिखा जाएगा बच्चों? 2l डिवाइड बाय ए डैश की वैल्यू कितनी आई है? a बाई 2। तो क्या लिखा गया बच्चों? a बाई 2। तो ध्यान से देखिए, डिवाइड के नीचे पड़ा है, ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा गया आर डैश इज इक्वल टू ए 2 दूनी 4 रो एल डिवाइड बाय ए। यही बन गया। ध्यान से देखो, गणित है नॉर्मल सी, ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, रो एल डिवाइड बाय ए तो एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला, ये तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला है। क्या था ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो अपना आर है, ये तो प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि इस पूरे को हटा के लिख लिया गया आर डैश बराबर 4 इंटू आर। मतलब अगर किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। लंबाई दुगना करने से प्रतिरोध दुगना नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि आर समानुपाती एल है, लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध भी दुगना हो गया। नहीं होता, क्योंकि एरिया भी तो बदलता है। केवल लंबाई बढ़ाने से लंबाई नहीं बदल रही है, एरिया भी बदल रहा है। तो आपको एरिया के साथ भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया।
अब देखिए इसी के ऊपर बेस एक और क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देता हूं, चलो करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे दिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये कौन सा प्रतिरोध है बच्चों? प्रारंभिक प्रतिरोध। प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल आर है। यदि लंबाई को पूर्व की मतलब पहले की n गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध, जिसको मैं R डैश लिख रहा हूं, क्या होगा? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, वही वापस से एक ही चीज बार बार बताई जा रही है। क्या कह रहा है ये बच्चों क्वेश्चन कि किसी चालक का पहले प्रतिरोध कितना था? R था। और अब उसने कितना, अब इस बार आपको कोई डेटा नहीं दे रखा है, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, उसके बारे में चर्चा नहीं कर, n गुना कर दिया। अब n कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, वही पुरानी वाली सारी बातें चलने वाली है। तो देखिए बड़ा आसान सा है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले का प्रतिरोध कितना है? R है। तो R कब रहा होगा? जब उसकी लंबाई, प्रतिरोध का प्रतिरोधकता कितनी रही होगी? रो। लंबाई कितनी होगी? L डिवाइड बाय A। भाई कुछ ना कुछ तो अपने को लेंथ माननी पड़ेगी कि तार की लेंथ कितनी थी? L थी। क्षेत्रफल कितना था? स्मॉल कैपिटल A था। तो प्रतिरोध कितना आया? R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A हो जाएगा। अब वो कह रहा है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार देखिए जो लंबाई कर दी गई L डैश, वो पहले की लंबाई की n गुना बढ़ा दी, पूर्व की n गुना बढ़ा दी, मतलब n इंटू L। लंबाई को n गुना बढ़ा दिया उसने, तो क्या लिखा जाएगा? n इंटू L। तो बताइए क्या लंबाई ही बढ़ी है? एरिया भी तो घटा है। तार को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ एरिया पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट ही वही नहीं आता कि n गुना बढ़ गया तो n गुना प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आंसर ऐसे नहीं आता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ एरिया में कमी आती है। इसके कारण इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से अपने को समझना पड़ता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकेंगे कि भाई तार को खींच रहा है, वो n गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब खींच दिया जाए। तो जब वो तार को खींच रहा है तो आयतन क्या रहेगा? मैंने पहले ही बता रखा है, नियत रहेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन, V फॉर वॉल्यूम। तो पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो पहले का वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ, यही हो गया। और बाद का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया में चेंज, लेंथ में चेंज, यही हो गया बच्चों। तो बेसिकली जरा L डैश की वैल्यू बताओ तो कितनी है? n मल्टीप्लाई विद L। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा जाएगा? AL बराबर A मल्टीप्लाई विद L बराबर A डैश, तो एज इट इज। L डैश की वैल्यू बताओ तो कितनी है? n मल्टीप्लाई विद L। L ने L को मार दिया, तो बताओ A डैश की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों? A डिवाइड बाय n। एरिया n गुना घट गया, तो बताइए नया प्रतिरोध क्या आया? तो नया प्रतिरोध R डैश मान लो। क्या मटेरियल चेंज हुआ? उसी चालक तार की बात हो रही है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रो एज इट इज। क्या लंबाई बदली? बिल्कुल साहब, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि लंबाई n गुना बढ़ा दी तो L डैश। क्या एरिया बदला? बिल्कुल साहब बदला, तो A डैश। बोलो बात समझ में आई है क्या? एक ही क्वेश्चन बार बार करवाया जा रहा है एक तरीके से, ऐसा कहे तो, लेकिन इससे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, उसकी बात मैं करना चाह रहा हूं। तो रो एज इट इज। L डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? n मल्टीप्लाई विद L। और A डैश की वैल्यू बताओ तो A डिवाइड बाय n। वापस से नॉर्मल सी गणित है, बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा गया R डैश बराबर, ये बन गया n का स्क्वायर। अरे भैया ध्यान से देखो, ये डिवाइड में n चला गया ऊपर, और ये क्या बन जाएगा? रो L डिवाइड बाय A। अब जरा ध्यान से देखो, रो L डिवाइड बाय A तो जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये तो प्रारंभिक प्रतिरोध है। ये तो क्या है बच्चों? प्रारंभिक प्रतिरोध। तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो हमारा जो लास्ट आंसर आया
वो क्या हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर, ठीक है। और रो एल डिवाइड बाय ए, इसको क्या लिख देंगे, आर लिख लेंगे। तो अगर मैं लास्ट आंसर की बात करूं तो आंसर बेसिकली जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। ये आर डैश क्या है, नया प्रतिरोध है, और आर क्या था, प्रारंभिक प्रतिरोध। एन क्या, कितने गुना बढ़ा दिया। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी पूछा हुआ है, मेडिकल एग्जाम में, कि अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए, एन गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ये आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जरा ध्यान दिया हो तो, तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया। अगर तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया, जरा वैल्यू पुट करो तो एन का मान 2 करो। एन क्या है, कितना गुना बढ़ाया, तो एन कितना हो गया 2, जरा वैल्यू पुट करो, 4R 4R आया। अगर मैं कहूं 3 गुना बढ़ा दिया 9R आएगा, 4 गुना बढ़ा दिया 16R आएगा। तो एक जो अच्छा बच्चा होता है वो सारे क्वेश्चन को याद नहीं करता है, वो इस फॉर्मूले को याद रखता है कि अच्छा एन स्क्वायर बढ़ा रहा है, एन टाइम बढ़ रही है वैल्यू, तो नया प्रतिरोध क्या आएगा। तो नया प्रतिरोध निकालने का डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, नया प्रतिरोध आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आर, जहां पे आर क्या हो जाएगा, आपका पुराना प्रतिरोध हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन। तो एक अच्छे बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई विद क्या होता है बच्चों, आर होता है। अब 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, सबके आंसर निकाले जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चों को परसेंटेज के अंदर दिक्कत आती है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, एक चालक तार की लंबाई को उसके प्रारंभिक लंबाई का 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है, लेकिन समझने की देर है क्योंकि यहां पे परसेंटेज दे दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक तार है, उसकी लंबाई को, जो प्रारंभिक लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई अपन L मान लेंगे, उस प्रारंभिक लंबाई का कितना बढ़ा दिया, 10%, मतलब खींच के बढ़ाया है, कोई नया तार नहीं जोड़ा उसके साथ, खींच के बढ़ाने वाली बात यहां पे हो रही है। तो प्रारंभिक लंबाई का कितना कर दिया, 10% और बढ़ा दिया, तो बताइए कि नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कितने नए प्रतिरोध में चेंज आ जाएगा, उस चेंज के बारे में बात करनी है। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या लिखोगे बच्चों, R इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। एक ही फॉर्मूला बार बार आ रहा है, अभी श्रेणी क्रम समांतर क्रम के क्वेश्चन तो मैंने करवाई नहीं है, एक ही फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन करवा रहा हूं, अलग अलग तरीके के, कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और क्या क्या तुम्हारे मैक्सिमम बन सके। क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चों की दिक्कत जो होती है वो न्यूमेरिकल्स में होती है कि सर थ्योरी तो याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए छोटी छोटी बातें याद रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बड़ी बड़ी बातें याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें अगर ढंग से समझ जाओगे न्यूमेरिकल्स बड़ा आसानी से हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों की मैं बात कर रहा हूं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल डिवाइड बाय ए। ये हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध है, इसको भले ही चाहो तो लिख लो प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक, अगर यहां पे क्वेश्चन को देखें तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न तो यह कह रहा है कि प्रारंभिक लंबाई का 10% बढ़ा दिया, मतलब लंबाई में कितना इंक्रीमेंट कर दिया, 10% बढ़ा दिया। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है कि नई लंबाई L डैश, जो नया
लंबाई की वैल्यू आई वो नई लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई पहले तो L थी भाई, उसको बढ़ाया है तो पहले तो इसकी वैल्यू L तो थी ही, इसमें 10% और बढ़ा दिया मतलब इतना और बढ़ गया। तो पहले L तो थी, इसमें कुछ क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो पहले की लंबाई L तो थी और कितना परसेंट बढ़ा, L का 10%। किसका 10%, पहले लंबाई L, तो भाई इसको ही मैं खींचूं तो पहले की लंबाई L तो रहनी है ना, वो थोड़ी ना हट जाएगी, तो L तो एज इट इज। इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसी का 10%, इसी का क्या हुआ बच्चों 10%। तो मैं क्या लिखूंगा, L का 10%, यही हो गया। ये देखो क्या कह रहा है, नई लंबाई जो आई वो प्रारंभिक लंबाई के साथ 10% और जोड़ दो उसका, तो नई लंबाई बन जाती है। तो बड़ा ध्यान से देखो, तो ये लिखा गया L डैश इज इक्वल टू L प्लस, परसेंटेज कैसे निकालते, L का 10%, तो L तो एज इट इज, का मतलब गुणा से है तो गुणा कर दो, 10% तो 10 डिवाइड बाय 100। अरे बच्चों वाली बातें है ये तो सारी, ठीक है ना, ये तो अपन नॉर्मली क्लासों में पढ़ते हैं। तो ये लिखा गया L डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 100 को इधर ले लो तो ये बन गया 100L प्लस 10L डिवाइड बाय 100, यही बना। क्या लिखोगे इसको, तो 100 और 10 110 L डिवाइड बाय 100, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, तो ये बेसिकली क्या लिखा गया 11L डिवाइड बाय 10, ठीक है ना। तो इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये लिखा गया कि नई जो लंबाई आई वो कितनी आई 11/10L। यही तो हमारे पास में पीछे के क्वेश्चन से आंसर आया है। L डैश का मान कितना आया 11L डिवाइड बाय 10, 10% बढ़ा दिया लंबाई को, पहले का प्रतिरोध R माना है, लंबाई L है तो 10% हमने बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। क्या अब खींचने से केवल लंबाई बढ़ती है, नहीं, एरिया भी चेंज होता है। तो तार को खींचा है तो आयतन क्या है, नियत है, तो प्रारंभिक आयतन V बराबर अंतिम आयतन, ठीक है, ये आयतन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। तो प्रारंभिक आयतन क्या होगा, एरिया इंटू लंबाई, अंतिम आयतन क्या होगा, एरिया जितना बड़ा और लंबाई जितनी बड़ी, L डैश। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे लिखूं तो A मल्टीप्लाई विद L बराबर A डैश, जरा L डैश की वैल्यू बताओ, तो L डैश कितना आया 11L डिवाइड बाय 10, L ने L को मार दिया, तो A बराबर कितना आया बच्चों, A डैश 11 डिवाइड बाय 10। तो मैं यहां से अगर A डैश की वैल्यू निकालू तो A डैश क्या आ जाएगा बच्चों, ये A डैश आ जाएगा, इसको इधर फेंको, इसको नीचे ले आओ, तो ये 10 मल्टीप्लाई विद A डिवाइड बाय 11, A डैश आया। तो अगर मैं नया प्रतिरोध लिखूं तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये खींचने वाले क्वेश्चन है सारे, तार को खींचा गया है, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश डिवाइड बाय A। एक ही टॉपिक बार बार पढ़ाया जा रहा है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये अलग अलग टाइप के। तो R डैश में लिखूं, मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, तो रो तो एज इट इज। लंबाई कितनी होगी L डैश का मान, तो L डैश कितना हो गया बच्चों 11 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई विद L, और A डैश की वैल्यू कितनी हो गई, तो A डैश बच्चों हो गया 10/11 मल्टीप्लाई विद A। भाई ध्यान से देख लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, R डैश इज इक्वल टू रो एज इट इज, L डैश की वैल्यू यहां से उठा के यहां फेंक दी, और A डैश की वैल्यू कहां की, यहां की उठा के फेंक दी। बोलो क्लियर है। तो अब ये लिखा गया R डैश इज इक्वल टू, ये डिवाइड के डिवाइड में 11 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई नॉर्मल सी गणित है, 11 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यही हो गया। और ये लिखा गया रो L डिवाइड बाय A, ठीक। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और ये जरा ध्यान से देखो रो L बाय A, ये रो L बाय A बेसिकली क्या है, R है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध है। जरा ध्यान से देखो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होता है, रो L डिवाइड बाय A। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उठा करके क्या लिख देंगे, R लिख लेंगे। तो ये बेसिकली क्या लिखा गया, इसको मैं इधर कर रहा हूं, तो ये बेसिकली लिखा गया R डैश इज इक्वल टू 100 से भाग दो इसको, तो 1.21 R। ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, R डैश आ गया। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है,
जरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं ये 11th क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा यहां पे भी कर लूंगा कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। तो प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है, प्रतिशत वृद्धि तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, और ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। 11th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर दो भौतिक राशियां है, एक ही भौतिक राशि सॉरी, उसके अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है तो क्या करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए। तो डेल्टा ए क्या होता है, उस जो राशि है उसमें परिवर्तन, डिवाइड बाय ए क्या है, ओरिजिनल राशि, यही होता है भाई। प्रतिरोध में परिवर्तन, कितना प्रतिरोध में परिवर्तन आया, किसके रेस्पेक्ट में, प्रारंभिक प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में। प्रतिरोध में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बेसिकली क्या होगा, तो ये लिखा गया आर डैश माइनस आर डिवाइड बाय आर इंटू 100। भाई डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रजिस्टर, प्रतिरोध में परिवर्तन। तो पहले का प्रतिरोध आर था, बाद में तो बढ़ गया ना, ध्यान से देखो वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, 1.21 आ रही है, तो प्रतिरोध बढ़ गया। तो प्रतिरोध बढ़ गया तो अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, और किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, प्रारंभिक प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में बढ़ा है। जब भी अपन कभी परसेंटेज निकालते तो एक के रेस्पेक्ट में निकालते कि इसके कंपेयर में ये कितना है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में जो परिवर्तन आया वो कितना आया, डेल्टा आर परिवर्तन आया। तो डेल्टा आर बेसिकली क्या हो गया, आर डैश माइनस आर डिवाइड बाय आर इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश माइनस आर डिवाइड बाय आर इंटू 100, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध, और परसेंटेज था इसलिए 100 से गुणा किया। तो जरा ध्यान से देखा जाए तो आर डैश कितना था, तो आर डैश बच्चों आ रहा है 1.21 आर। तो ये लिखा गया 1.21 आर माइनस आर तो ओरिजिनल आर एज इट इज, डिवाइड बाय आर इंटू 100, नॉर्मल सी गणित है। तो परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा, आर कॉमन आके कट जाएगा, तो ऊपर से आर निकाल लिया आपने कॉमन, 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाय आर इंटू 100, आर ने आर को मार दिया। तो 1.21 में से एक गया तो कितना बचा बच्चों, 0.21 गुणा 100, कितना आंसर आ गया, 21%। कितना आंसर आया बच्चों, 21%। तो देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, करने का तरीका वही है, लंबाई बढ़ा दी 10%, तो लंबाई बढ़ा दी तो प्रारंभिक लंबाई L थी। वापस से एक बार इसको चाहो तो समझ लो, वापस समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर एक तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 10% बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो हमने बेसिकली क्या किया, प्रारंभिक प्रतिरोध R माना, R क्या होता है, रो L डिवाइड बाय A, बेसिक फॉर्मूला, रटा रटाया फॉर्मूला है, डेरिवेशन इसका पूरा डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया भी है। तो अब डायरेक्ट यहां पे याद रखना है कि R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार जरा ध्यान से देखो, प्रारंभिक लंबाई का 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ा दिया तो किसमें बढ़ाया है, प्रारंभिक लंबाई में बढ़ाया है। तो प्रारंभिक लंबाई L तो है ही, बढ़ाने को कहते हैं प्लस, और किसका 10%, उसी L का 10%। तो हमने प्रारंभिक लंबाई L लिखी, बढ़ाने के लिए प्लस लिखा, और उस L का कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो हमने बेसिकली क्या लिखा, L डैश बराबर प्रारंभिक लंबाई L है, L एज इट इज का मतलब गुणा से कि कितना परसेंट है, 100 का 10%, तो 100 इंटू 10% निकालेंगे अपन, तो का मल्टीप्लाई के लिए आता है बेसिकली 10%, 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। एलसीएम लेके कट कटा के आंसर निकाला, कितना है, ये तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, 11L डिवाइड बाय 10 आ गया। फिर हमने बात की कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी तो चेंज होगा। तो बेसिकली क्या हो गया, आयतन जो है वो हमारा नियत रहेगा, तो प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन हो जाएगा। प्रारंभिक आयतन एरिया इंटू लेंथ है, तो अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश हो जाएगा। L डैश की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे,
L से L कैंसल आउट हो गया, A डैश की वैल्यू आ गई, तो A डैश की वैल्यू जब आ गई तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता तो एज इट इज L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा, L डैश की वैल्यू और A डैश की वैल्यू पुट कर दी, कट कटा के पता चला कि R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 1.21 R। और परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो जितना मान अपने पास आया और जितना पहले था उन दोनों का डिफरेंस, तो अंतिम प्रतिरोध कितना आया R डैश, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था R, उन दोनों का डिफरेंस कितना है डेल्टा R। तो डेल्टा R और किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, किसके संदर्भ में निकाला है, किसके सापेक्ष निकाला है, तो वो प्रारंभिक प्रतिरोध इनिशियल कितना था, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो अंतर प्रतिरोधों का किसके रेस्पेक्ट में, प्रारंभिक प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया, तो डेल्टा आर आर डैश माइनस आर डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई विद क्या हो गया 100 हो गया। और इसकी फिर वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करके नॉर्मल सी बात है कितना आ गया बच्चों 21% आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये हमने जो है वो प्रतिरोध एक फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A पे बात की है, ठीक है ना। फिर आते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के क्वेश्चन। तो आज तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की कर रहे हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के प्रतिरोधों पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं। दिए गए नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब परिपथ, विद्युत परिपथ को कह सकते हो। दिए गए विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्वलेंट ज्ञात कीजिए। आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कह सकते हो 10th क्लास के क्वेश्चन है। बाकी कल जो करेंगे उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, लेवल और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए नेटवर्क विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मैंने बताया श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2, समांतर क्रम में क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो देखिए क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि ये दो A और B पॉइंट है, ठीक है। दिए गए नेटवर्क विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट ज्ञात करो A व B के मध्य। ये और वर्ड कई बार जोड़ देता है, हालांकि हर एक क्वेश्चन में के अंदर मिलेगा कि किन दो पॉइंट के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इस तरीके का आपको एक नेटवर्क दे दिया, ये मान लीजिए कि 2 ओम है, ये मान लेते हैं कि 1 ओम है, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम। बोलो क्लियर है? तो इस जो ये नेटवर्क दिया हुआ है, जो हमारे पास में प्रतिरोधों का एक जाल दिया हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध मतलब इन सब को हटा के एक प्रतिरोध अगर लिखा जाए तो वो कितना आएगा, उसके बारे में अपने को बेसिकली चर्चा करनी है। तो जरा ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए मैंने बताया। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ये A और B पॉइंट क्यों देता है भाई? हमेशा आपको बोलेगा P और Q के बीच में निकालिए, A और B के बीच में निकालिए, M और N के बीच में निकालिए, तो 2 पॉइंट देगा, उनके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पे क्या करता है, वो बैटरी जोड़ता है। भाई सिंपल सी बात है, इसमें करंट तो फ्लो होनी चाहिए। अभी यहां पे करंट वगैरह के लिए अपन बैटरी वगैरह शो नहीं कर रहे, बाकी रियलिटी में प्रतिरोध का बेसिक मतलब किससे होता है, जब करंट फ्लो होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो करंट फ्लो करने के लिए A और B पॉइंट दिया हुआ है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों प्रतिरोध, क्या जवाब होगा आपका भाई? ध्यान से देखिए, जो धारा मान लीजिए बैटरी होगी तो ये धारा इधर जा रही होगी। मैंने कई बार कहा है और बार बार कहूंगा, धारा पानी की तरह होती है, रास्ता मिलेगा तो बटेगी, नहीं मिलेगा तो एज इट इज चलेगी। तो यहां से धारा अंदर घुसी,
2 ओम में गई, फिर 1 ओम में गई, ये 1 ओम है, यहां से 2 रास्ते मिल गए तो धारा बढ़ गई 2 भागों में। मतलब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम संयोजन में है, क्योंकि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो सेम है। ये भी तार इन 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा है 4 ओम वाला, और नीचे वाला 4 ओम भी इन दोनों पॉइंट के बीच में जुड़ा है। तो समांतर क्रम संयोजन में बच्चों बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जब 2 प्रतिरोध होते हैं तो R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2, मैंने कहा डायरेक्ट ही याद रखो, ऊपर गुणा नीचे जोड़, भाग के अंदर ऊपर की ओर गुणा करना और भाग के नीचे क्या करना है? जोड़ करनी है। तो जरा बताओ तो कितना आया? ये हो गया 16 और ये हो गया 8, कितना हो गया बच्चों? 2 ओम हो गया। मतलब इन दोनों पॉइंट को हटा के मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 ओम का प्रतिरोध लिख सकता हूं इन दोनों को हटा करके। तो अगर मैं इसका एक नया सर्किट बनाऊं, इसका एक नया सर्किट बनाना पड़ेगा, तो नया सर्किट अगर मैं इसका बनाऊं तो देखिए क्या बनेगा। ये पॉइंट अपना ए, ठीक बच्चों, और ये 2 ओम तो लगा हुआ है ही, तो ये 2 ओम, फिर आगे क्या लगा हुआ है? 1 ओम, बहुत बढ़िया, 1 ओम, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। इन दोनों को मिला के कितना बना दिया? 2 ओम। तो यहां पे कितना हो गया? 2 ओम हो गया। और फिर आगे ये कितना लगा हुआ है? तो ये बच्चों हो गया 3 ओम। ये पॉइंट हो गया बी। बोलो क्लियर है भाई? ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, तो इन दोनों का क्या हो गया? ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर ली, 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो आंसर कितना आया? 2। मतलब इन दोनों को हटा करके 2 ओम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 ओम, 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम। अब जरा ध्यान दो ये सर्किट कैसे बना हुआ है। तो जो धारा ए पॉइंट से अंदर जाएगी वो 2 ओम में जाएगी, फिर 1 ओम में जाएगी, फिर 2 ओम में जाएगी, फिर 3 ओम में जाएगी। 2 ओम में गई, फिर 1 ओम में गई, फिर इन दोनों को मिला करके 2 ओम बन गया, फिर 3 ओम में चली गई। तो अगर मैं कहूं तो ये सारे प्रतिरोध, जो चारों प्रतिरोध है, वो कैसे संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा गया? आर इक्वलेंट, तुल्य प्रतिरोध इस पूरे नेटवर्क का। तो सबको क्या कर दो? जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो बेसिकली क्या लिखा जाएगा? 2 + 1 + 2 + 3। तो बताओ बच्चों कितना आ गया? ये हो गया 5 और 1 6 7 8 ओम। तो इस पूरे नेटवर्क का जो हमने ये क्वेश्चन लिया है, इस पूरे नेटवर्क का जो तुल्य प्रतिरोध आया, वो तुल्य प्रतिरोध कितना आया बच्चों? 8 ओम आया। तो ये जो आज हमने क्वेश्चन देखा, हालांकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक तो अभी चलेगा, प्रतिरोधों का संयोजन। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, लेकिन ये एक बार स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन करवाया गया है। बाकी लेवल अपने को काफी अच्छा रखना है, लेवल आगे धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ। तो इसके जो जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं प्रतिरोधों के खींचने वाले क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या किया? आयतन को नियत रखा कि पहले का आयतन और बाद का आयतन, दोनों आयतन क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, ये हमने देखा। और आयतन बराबर मतलब एरिया इंटू लेंथ, पहले एरिया इंटू लेंथ और बाद की एरिया इंटू लेंथ, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर हमने दूसरे वाले पॉइंट के अंदर क्या किया कि अगर परसेंटेज में दे दे तो परसेंटेज में करने का भी तरीका आना चाहिए कि 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। अब घर पे क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग कि अगर किसी तार का एरिया, किसी तार की लंबाई 20% बढ़ा दी या 21% बढ़ा दी तो नया प्रतिरोध क्या होगा? अपने लेवल पे उनको ट्राई करना क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और फिर हमने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आज देखा है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम के ऊपर। कल जो है वो ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर की हमें पढ़ेंगे कि इसके आगे का टॉपिक कि किस तरीके के और श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने 12th क्लास के जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन सबको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।